चलिए इस वीडियो में सीखते हैं कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक कैसे फाइंड करते हैं। तो आए कुछ सवाल ले लेते हैं। 50 का HCF हम क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम एलसीएम में करते क्या थे कि हम 1 को नहीं लेते थे क्योंकि 1 हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं होती थी, लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ 1 को भी लेना पड़ेगा, यानी 1 इंटू ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हम इनका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने पर फिर क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड कैसे किया जाता है, देखिए मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा कि गुणनखंड विधि HCF के लिए बहुत ही इजी होती है, हद से ज़्यादा इजी होती है यदि आपको गुणनखंड करने आ रहा है तब। यदि आपको गुणनखंड करने नहीं आता है तो आपको यह परेशानी हो सकती है। ऐसी परेशानियाँ न हो, यदि गुणनखंड नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुणनखंड वाले वीडियो का लिंक दिया जा चुका है, उस पर क्लिक करके आप गुणनखंड सीख सकते हैं। यदि जानते हैं तो आइए सीखते हैं। गुणनखंड करने के बाद फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों में कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं। जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, अन्यथा नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। तो 1 तो हमेशा मिलेगा, उसके बाद देख रहे हैं 2, फिर उसके बाद एक 5 मिल रहा है। बस इतनी ही संख्याएं मिल रही हैं, तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा HCF फाइंड हो जाएगा। ऐसे कितना हूँ बड़ी से बड़ी संख्या आप ले सकते हैं, लेकर के HCF फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए 15 है और यह 16 है, इनका HCF निकालना होगा, तो इनका हम गुणनखंड करेंगे तो होगा क्या, गुणनखंड करने पर जब HCF फाइंड करेंगे तो देख रहे हैं कि 1 के सिवा कोई और नहीं दिखाई देगा। जब 1 के सिवा कोई और नहीं मिल रहा है तो इनका HCF 1 होगा। तो हम कभी कभी ध्यान देते हैं कि जब ऐसी क्रमागत संख्याएं आती हैं तो क्रमागत संख्याओं का HCF 1 प्राप्त होता है। क्योंकि कोई भी क्रमागत संख्या ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, ये क्या होंगे, इनके गुणनखंड आपस में मिलेंगे ही नहीं। कोई भी ले लीजिए, कोई भी 12 ले लीजिए, 13, 25, 26, 30, 31। अब सोचेंगे कोई न कोई ऐसा क्रमागत संख्याएं होंगी जो कि आपस में उनके गुणनखंड मिलेंगे। तो ऐसी कोई क्रमागत संख्याएं आपको प्राप्त होने वाली नहीं हैं। तो चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 72 है, 144 है। तो अब ऐसी संख्याओं का जब HCF फाइंड करेंगे तो ये बड़ी संख्या है, इनका गुणनखंड करना होगा, तो थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो इनको हम क्या करेंगे, गुणनखंड लगा करके फिर उसके बाद यहाँ गुणनखंड लिखेंगे, नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे इनके गुणनखंड प्राप्त होंगे। गुणनखंड प्राप्त अब हो चुके हैं, तो HCF निकालने के लिए बताया गया कि जो मिलेगा उनको लिख लेंगे। देख रहे हैं कि अब यदि आप LCM वाला वीडियो देखे हैं तो वहाँ पे एक ट्रिक्स बताई जाती है कि जिसमें सबसे ज़्यादा गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर करना क्या होगा, यदि दोनों में गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं तब जो सबसे कम जिसमें है उसको लिखना पड़ेगा। जैसे कहने का अर्थ है कि 2 दिखाई दे रहा है, तब ऐसा ना हो कि दिखाई दे ही नहीं रहा हो, इसमें दूसरा हो, इसमें दूसरा हो, तो जो जिसमें कम हो वो लिख ले। नहीं, दोनों में यदि रहेगा दिखाई दे रहा हो तो करेंगे क्या कि जिसमें कम होता है उसको लिख लेते हैं, वही हमारा HCF फाइंड
हो जाता है। इसका मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, तो 72 आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि जब हम HCF निकालेंगे तो छोटी वाली संख्या का सभी गुणनखंड बड़ी वाली संख्या में होता है, वो छोटी वाली संख्या ही HCF होता है। जैसे कि LCM में अगर ऐसी स्थिति आए तो बड़ी वाली संख्या LCM हो जाएगी और छोटी वाली संख्या HCF आ जाएगी। यानी कि यदि हमें 72 और 144 का HCF फाइंड करना हो और LCM फाइंड करना हो तो दोनों में हम देखेंगे कि इसके सभी गुणनखंड इनमें मिल रहे हैं, तो HCF 72 होगा और LCM 144 हो जाएगा। हम आसानी से HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे पता चलता है, देख रहे हैं कि 72 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ गया। यह बहुत बड़ी संख्याएं नहीं है, यह इसलिए इजी है। बहुत बड़ी संख्या है तो हमें गुणनखंड करना ही पड़ेगा। छोटी संख्याएं रहेंगे तो हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 8 और 16 है, अब इनका HCF निकालना हो और LCM निकालना हो तो क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 8 का ही टेबल है तो HCF 8 आएगा और LCM 16 आएगा। यानी कि इसके सभी गुणनखंड इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसी का टेबल जा रहा है, वहाँ पे पहाड़ा उसी का आ रहा है, क्योंकि हम पहाड़ा याद किए हुए हैं तो हम आसानी से उसको HCF और LCM लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जब आपको HCF और LCM फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, गुणनखंड विधि से दिया जा रहा है तो गुणनखंड विधि दिखाना होगा, न कि इस तरीके से लिखना होगा। ऐसे शार्ट विधियाँ कब अपनाई जाती हैं, जहाँ कम समय में हमें अधिक प्रश्नों का उत्तर देना हो और वो भी बहुविकल्पी हो। तो बहुविकल्पी जिसमें ऑप्शंस केवल दिए हैं कि इनमें से कौन से आंसर हो सकते हैं, तो उस समय शार्ट विधियों को अपनाया जाता है। चाहे कोई भी सवाल हो, उनके शार्ट विधियों को अपनाने का एक ही मुख्य कारण होता है कि हमारे पास बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं और उनके केवल आंसर बताने कौन सा सही है कौन सा गलत है। और शार्ट विधि यदि अपनाए रहेंगे तो हमारे समय का भी बचत होगा। यानी मैंने पहले ही कहा कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस हो और कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने, और हमें यदि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमें ऐसे लिखने में समय लग जाएगा। हम शार्ट विधि अपनाएंगे तो जल्दी से हमें आंसर पता होगा। कहीं टिक लगाना होता है, कहीं गोले को रंगना होता है तो समय लगेगा। यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने के लिए हमें शार्ट विधि की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको HCF, शार्ट विधि और लॉन्ग विधि सब समझ में आ चुका होगा। यदि अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको हमेशा वीडियो मिलती रहेंगी। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।